बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एनीमिया की क्लासिफिकेशन। एनीमिया की क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। द बेसिस ऑफ काज, साइज ऑफ आरबीसी, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ काज, जो एग्ज़ाम्स में भी आता है। और फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, मार्क्स लेने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एनीमिया की डिफिनीशन। तो एनीमिया डिफिनीशन ही WHO का जो डिफिनीशन है वो तो एनीमिया इज़ डिफाइन एज HB लेस देन 13.5 ग्राम पर DL इन मेल्स एंड लेस देन 12.5 ग्राम पर DL इन फीमेल्स। ये अगर इससे लेस हो तो हम इसको एनीमिया कहते हैं। अगर हमारे पास HB की लेवल इन दोनों से कम हो तो मेल के लिए ये एक क्राइटेरिया, फीमेल के लिए दूसरा क्राइटेरिया। और फिर एक और डेफिनीशन है रिडक्शन इन सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल मास, इसको भी हम एनीमिया कहते हैं। लेकिन जो पहला डेफिनीशन है ये WHO का डेफिनीशन है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनीशन ये है। अच्छा, फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ काज। तो इसमें हमारे पास 3 क्लासेस है। एक है ब्लड लॉस, एम्पेयर रेड सेल प्रोडक्शन, और फिर है हेमोलिटिक का। तो ब्लड लॉस में एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट में हमारे पास ट्रामा हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उससे ब्लड लॉस हो गया, उसको हम एक्यूट ब्लड लॉस कहते हैं। क्रोनिक किसी को GIT में कोई मसला है, इससे ब्लीडिंग होती है, या गायनेकोलॉजिकल कोई मसला है उससे ब्लीडिंग होती है। फिर दूसरा है एम्पेयर रेड सेल प्रोडक्शन, जो रेड सेल है उसकी प्रोडक्शन सही नहीं हो रही है, या हमारे पास स्टेम सेल्स जो है उसमें कोई मसला है, तो पूरे जो लाइन है वो ख़राब है, ना RBC सही बन रहे हैं ना दूसरे सेल्स सही बन रहे। तो फॉर एग्जांपल एप्लास्टिक एनीमिया में हमारे पास सारे लाइंस ख़राब होते हैं, सेल्स बनते ही नहीं है। फिर है एरेथ्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, जो एरेथ्रोब्लास्ट है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, मतलब स्टेम सेल्स तो सही है, वो तो डिवाइड हो रहे हैं, वो एरेथ्रोब्लास्ट बना रहे हैं, लेकिन उससे आगे एरेथ्रोब्लास्ट स्टेज से आगे नहीं बढ़ रहे सेल। तो उसके फिर 3 काजेज़ है। या हो सकता है DNA सिंथेसिस में कोई मसला है, DNA डिफेक्टिव DNA है, जिस तरह विटामिन B12 डिफिशिएंसी में या फोलिक एसिड डिफिशिएंसी में होता है। फिर है डिफेक्टिव HB सिंथेसिस, DNA भी सही बन रहा है, HB में कुछ जो हेमोग्लोबिन सिंथेसिस है उसमें कोई मसला है। थैलेसीमिया, जिस तरह थैलेसीमिया में हो सकता है जिसमें हमारे पास बीटा चेन और अल्फा चेन में कोई मसला होता है। या आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में भी HB सही नहीं बन रहा होता। फिर है मिसलिनियस काजेज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हो सकते हैं, सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। फिर हम आते हैं, ये 2 काजेज तो हो गए, दो क्लासेस तो हो गए। अब फिर हम आते हैं हेमोलिटिक की तरफ। तो हेमोलिटिक आते हैं हेमोलिटिक की तरफ। तो हेमोलिटिक में या इंट्रावास्कुलर हो सकता है, एक्स्ट्रावास्कुलर हो सकता है। इंट्रावास्कुलर या इसको हम इंट्रासेलुलर भी कहते हैं कि सेल्स के अंदर जो सेल्स बन रहे हैं उसके अंदर कोई मसला है। और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल्स के बाहर जो है, सेल्स तो बन सही रहे लेकिन बाहर कोई मसला है। अच्छा, फिर जो इंट्रा वास्कुलर या इंट्रासेलुलर है उसके 2 टाइप्स है, हेरिडेटरी या एक्वायर्ड। हेरिडेटरी में फिर 3 किस्म के एनीमियाज आते हैं। RBC मेम्ब्रेन डिफेक्ट, RBC का जो मेम्ब्रेन है उसमें कोई मसला है। हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस में जिस तरह उसमें जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें मसला होता है। हेरिडेटरी एलेप्टोसाइटोसिस, स्टोमेटोसिंथोसिस या एकेंथोसिंथोसिस, या फिर एंजाइम डिफिशिएंसी हो सकती है, एंजाइम डिफेक्ट हो सकता है, जिस तरह ग्लूकोज 6 फास्फेट डिफिशिएंसी हो गई, हेक्सोकाइनेज डिफिशिएंसी हो गई, पायरुवेट काइनेज डिफिशिएंसी हो गई। फिर हमारे पास है HB सिंथेसिस डिफेक्ट, हो सकता है जो HB बन रहा है उसमें कोई मसला है, जिस तरह हमने डिस्कस किया है थैलेसीमिया हो सकता है। फिर हमारे पास है एक्वायर्ड, तो एक्वायर्ड में प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया, ये एक ही टाइप, बस ये एक किस्म एक्वायर इंट्रा सेलुलर जो एनीमिया है हो सकता है। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे पास 4 काजेज हो सकते हैं। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड हो सकता है, मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है, या
सिक्वेस्ट्रेशन हो सकती है। इन्फेक्शन में हमारे पास मलेरिया हो सकता है, हुकॉम इन्फेक्शन हो सकता है। हम ये एक एक फिर बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। एंटीबॉडी मीडिएटेड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, या एरेथ्रोब्लास्टोसिस पेटेलस हो सकता है। अच्छा, मैकेनिकल में हमारे पास आते हैं टीटीपी और डीआईसी, या सिक्वेस्ट्रेशन में हाइपरस्प्लेनिज्म हो सकता है। तो ये हमारे पास हो गए एक क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज़। ये एमसीवी एक इंडेक्स है और इससे हम जो आरबीसी का साइज़ है वो मालूम करते हैं। अगर आरबीसी का साइज़ जो नॉर्मल साइज़ है वो 80 to 100 होता है, 80 to 100। अगर साइज़ जो है ना वो 80 से कम हो तो हम कहते हैं एमसीवी। अगर एमसीवी का मतलब है ये आरबीसी के साइज़ का इंडेक्स है। एमसीवी अगर 80 से कम हो तो हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। अगर एमसीवी 80 और 100 के बीच हो तो हम कहते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। अगर एमसीवी 100 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया के कुछ एग्जांपल्स जैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गए, थैलेसीमिया हो गए, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हो गए, नॉर्मोसाइटिक के सिकल सेल एनीमिया, स्पेरोसाइटोसिस, ये सारे इसके काजेज इसके एग्जांपल्स है। फिर मैक्रोसाइटिक में हमारे पास फोलेट डिफिशिएंसी, B12 डिफिशिएंसी, ये माइक्रोसाइटिक एनीमियाज। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम इसके बाद एक एक करके सारे एनीमियाज पढ़ेंगे, उसके काजेज़ पढ़ेंगे, उसके पैथोफिजियोलॉजीज़ पढ़ेंगे, उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे, और फिर डायग्नोसिस कैसे करते हैं, और फिर उसकी ट्रीटमेंट। ये सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे। और अगर किसी को कोई भी मसला हो तो वो मुझसे पूछ भी सकता है, कमेंट में भी पूछ सकता है। अगर कमेंट में नहीं तो मेरा फेसबुक पेज पे मुझे अप्रोच कर सकता है। और मैं ये जो नोट्स है इंशाल्लाह ये भी मैं शेयर करूँगा और फेसबुक के पेज पे, तो आप वहाँ पर भी ये नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।